तकरीर तो वाइज की इस दौर में है जैसे सरदारों की बस्ती में सैलून खुला रखना। उसे गुरु ग्रंथ साहब का लिखा फरमान दिखता है, हम मेरी आँखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नज़रें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ में। आँखों में खुमार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूँ मैं। नहीं करता वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, यही सब सोच कर मैं भी वफादारी नहीं करता। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। हाँ ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। नमस्कार। आज हम लोग पुनः एक बार उपस्थित हुए हैं हास्य और व्यंग के मशहूर शायर, जिनका डंका भारत ही नहीं अपितु भारत के अलावे कई अन्य देशों में बजता है और इनके द्वारा भारत के अलावे कई अन्य देशों में हिंदी, भोजपुरी, उर्दू के अलावे विभिन्न भाषाओं में तरन्नुम कहे जाते हैं, कविता का पाठ किया जाता है। शेर व शायरी करने के लिए पूरे एशिया में लगभग प्रसिद्ध हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका नाम सब लोग जानते हैं, सुनील कुमार उर्फ तंग इनायतपुरी। जैसे ही तंग साहब का नाम लोगों के कानों तक जाता है, तमाम लोग स्वतः मुस्कुरा पड़ते हैं। तंग साहब को हंसी और व्यंग के लिए बहुत मशहूर रूप से लोग जानते हैं और तंग साहब व्यंग और हास्य के बहुत मशहूर शायर हैं। आइए मेरे साथ आज तंग साहब हैं और इनसे बहुत बिंदुओं पर चर्चा होगी। भोजपुरी को लेकर के भी चर्चा करेंगे, हिंदी, उर्दू, तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे इस चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुलाकात हुई। तब तक भोजपुरी बहुत दूर तक निकल चुकी है। भोजपुरी को आज बहुत लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं और भोजपुरी में ही एक कहावत है कि अबरा के मेहरारू गांव भर के भौजाई। जी। भोजपुरी में भी अश्लील रचनाएं होती हैं, लेकिन उसी को लोग क्यों जानते हैं जी। जो अश्लील रचनाएं लोगों के सामने आती हैं और उसी पर चर्चा होती है। क्या कभी पांडे कपिल के फुलसूंघी पर चर्चा हुई? क्या कभी रघुवीर नारायण के बटोहिया पर चर्चा करते हैं हम? क्या कभी जो हमारे बड़े बड़े भोजपुरी के साहित्यकार रचना रच गए हैं उस पर कभी चर्चा होती है? नहीं होती है। चर्चा किस पर होती है? जिसको खेसारी गाते हैं, चर्चा लोग उस पर करने लगते हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर चर्चा कीजिए, लेकिन सिर्फ खामी मत निकालिए। भोजपुरी की जो खूबी है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। अगर उसकी चर्चा नहीं होगी तो सिर्फ खामी निकाल करके और भोजपुरी को ये समझा जाए कि हम उस स्थान तक पहुंचा देंगे जहां ले जाना चाहते हैं, ऐसा संभव नहीं है। सर आप कविता के क्षेत्र में कब से आ गए? बाल्यकाल से ही कविता की पाठ करने की रुचि थी या फिर आगे चल के आप इस क्षेत्र में आए? कविता एक कहा जाए कि एक पारिवारिक परिवेश था मेरे यहाँ। जी। मेरे दादा मशहूर शायर हुआ करते थे जिसे उर्दू दुनिया के लोग जानते हैं, श्याम किशोर श्रीवास्तव श्याम। जी। मेरे पिताजी एक अच्छे कवि, एक अच्छे आलोचक। मेरी माँ बहुत अच्छी साहित्यकार और साहित्यकार के घराने से, मेरे मामा जैसा कि आप जानते हैं पांडे कपिल, मेरे नाना डॉक्टर ये जगन्नाथ प्रसाद सिंह, कवि किंकर का परिवार। तो उस हिसाब से मेरे यहाँ नानिहाल और दादिहाल दोनों परिवार साहित्य से जुड़ा हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि जहाँ मेरी
बुआ की शादी हुई जी तो फूफुअर भी साहित्यकार ही का परिवार मिला। जी हमारी बुआ स्वयं में एक बहुत विदुषी थीं और एक अच्छी कवयित्री थीं, एक अच्छी लेखिका थीं। जी मेरे नाते रिश्तेदारों को अगर ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि यह भारत देश का एक पहला परिवार होगा जिसके रिश्तेदार, जिसके घर के लोग, जिसके करीबी से लेके दूर तक के रिश्तेदार जितने मिलेंगे सब साहित्यिक परिवार से मिलते हों। सबसे पहले आपकी रचना कौन हुई जो तो मैं एक बात कहना चाहता था जी कि आप बताइए कि कबीर के वंश में कमाल कोई कैसे होगा। मैं कबीर के वंश का कमाल नहीं था, जी बल्कि मैं कबीर के वंश की उनकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला एक व्यक्ति बना। जी अलग अलग रूप में तमाम लोगों ने साहित्यिक रचनाएं की। हमारे 6 भाई हैं, सभी साहित्यिक रचनाओं से जुड़े हुए। हम 6 थे, अब तो 5 हैं। तो ये परिवेश पूरे परिवार का है और उसमें भी उस परिवार से निकलता था और सिवान में आ गया तो यहाँ भी परिवेश था। सबसे पहले आपकी कौन रचना हुई जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद किया उसे? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि किसको कितना लोगों ने पसंद किया, लेकिन मुझे याद है जी कि सबसे पहली रचना मेरी हुई थी जब मैं 1972 में यहाँ परीक्षा में नागमणि आए थे और उन दिनों चोरी पर रोक लगाई गई थी। जी तो सबसे पहली रचना मेरी हुई थी कि परसाल सीट से पास हुए, जी इस साल न जाने क्या होगा। जरा दर्शक अब वो और श्रोता कविता जो तो है शायद वो कविता मुझे याद भी नहीं। 2-4 मिसरें जो ही बस जो पंक्ति याद है मैंने आपको सुना दिया कि क्या कि मैं पढ़ता लिखता था न, कभी क्या रहता था बाज़ारों में, मैं भूल गया हूँ इस कविता को, लेकिन मुझे याद है कि यही मेरी पहली कविता थी। जी और तब से कुछ प्रशंसा मिली उस कविता को और मैं व्यंग की तरफ मेरा झुकाव हुआ। जी हास्य और व्यंग की कविताएं मैं करने लगा। हास्य में कुछ दर्शक और श्रोता जो है सुनना पसंद करेंगे, हास्य में क्या कुछ अच्छा सुनाया जाए? देखिए, पहले इस बात को सोचा जाए और समझा जाए जी कि हास्य की कविता आजकल जो लोग जिसे सुन रहे हैं जी वो हास्य की कविता है नहीं, वो हास्यास्पद कविता है। जी जी समझिए। और आजकल जिन कविताओं को कहा जा रहा है वो कविता है ही नहीं। जी मंचों पर आप सुनते होंगे कि एक गंभीर कविता सुनाते हैं और 10 लतीफ़ा सुनाते हैं जी और उसी को कहते हैं कि ये कविता मैं सुना रहा हूँ। कविता सुना रहे मेरा बराबर इसका विरोध हुआ हैं। जी और मैंने ये कहा कि यह कविता तो है नहीं, घिसे पिटे लतीफ़े आप सुना रहे हैं जी और उसे कहते हैं कि ये कविता है। तो कल को कविता की कहीं परिभाषा न बदल जाए जी और आने वाली पीढ़ी इसी लतीफ़ा को कविता न समझने लगे, जी इससे कविता को बचाना होगा। बचाना। तो मैं समझता हूँ कि मैं जब भी सुनाऊंगा तो हास्य की कविता सुनाऊंगा, जी। हास्यास्पद कविता जी, कभी जी, नहीं जी, सुनाऊंगा स्वागत है। और इसकी अपेक्षा भी आप मुझसे न जी करें। जी जी अनायास बिना ज़रूरत कोई ठहाका लगाता हुआ दिखे जी और बिना ज़रूरत ठहाका लगाए तो आप उसे पागल कहिएगा, निश्चित लेकिन किसी प्रसंगवश अगर वो हंसे जी तो वही हास्य है। हाँ जी अब इस संदर्भ को जोड़ते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हास्य और व्यंग जी दोनों को जोड़ा जाए तब जाकर हास्य और व्यंग की कविताएं बनती हैं। जी इस संदर्भ में मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूँ, सुने। देश की वर्तमान परिस्थिति को सामने रखिए और कुछ मेरी हास्य और व्यंग की के कुछ मुक्तक सुनिए जी कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, जी एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। वाह। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, जी बस
वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। जाते जाते। हाँ, ये अलग बात है, हम भूख से मर जाएंगे, वाह। तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते खाते। खाते, वाह, बहुत खूब। अब इसमें एक गुदगुदी भी आपको महसूस हो रही है जी और एक सार्थक बात भी आप तक पहुंच रही है। जी यही हास्य और व्यंग है। एक व्यंग की कविता और सुनाता हूं, हास्य की सुनिए। जी एक देखिए, इसमें हास्य भी है और व्यंग भी है जी कि वफादारी निभाने में जी। अदाकारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी निभाने में अदाकारी नहीं करता, और वो अहमक है जो गद्दारों से गद्दारी नहीं करता। वफादारी का ये आलम के सब कुत्ता समझते हैं, वाह। यही सब सोचकर मैं भी वफादारी नहीं करता। ये कुत्ता को सबसे गलत निगाहों से देखा जाता है। जी दुत्कारा किसे जाता है? तो कुत्ते को। कुत्ते को। कुत्ते को ही वफादार भी कहा जाता है। जी यानी कि हर दौर में वफादार ही दुत्कारा गया है। मैं इन 4 पंक्तियों में यही कहना चाहता हूँ। जी जी एक मुक्तक यूं देखिए, उर्दू में, चूँकि मेरा उर्दू और हिंदी सबसे संबंध रहा है, जी उर्दू में वफा का उल्टा जफा। जी वफा का माने तो सभी जानते हैं, जी। वफा का उल्टा है जफा। जफा। अब एक मुक्तक सुनिए, इरशाद। और इसके में व्यंग जो मैंने परोसने का प्रयास किया है, देखें, वर्तमान स्थिति से इसे जोड़ें जी कि वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, वफा को मैं जफा लिखूं, जफा को मैं वफा लिखूं, और सुलगती धूप की किरणों को सावन की घटा लिखूं। वाह। हम मेरी मजबूरियों को तू जो चमचा नाम देता है, बता इस दौर में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या क्या लिखूं? लिखूं? बता इस दौर में में मैं ये नहीं लिखूं तो क्या लिखूं? तो क्या लिखूं? वर्तमान परिवेश को देखिए, तमाम संसद से लेकर और सड़क तक यह हंगामा होता रहा, और मेरे 4 पंक्तियां ये बताएंगी जी कि मैं कहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ। जी कि वर्षों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, वाह। वर्षों से खूंटियों पर वादे लटक रहे हैं, और सच बोलने में हम तुम लेकिन अटक रहे हैं। वाह। आए जाने मन सियासत हम अक्ल के हैं अंधे, ऐ जाने मन सियासत हम इश्क के हैं अंधे, तू भी भटक रही है हम भी भटक रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान किसी डायलेमा में है, और मैंने कहा ना कि संसद से सड़क तक एक चर्चा का विषय है। देखिए, मैं उन 4 पंक्तियों में उसे रखता हूँ कि हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहा है? फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। वाह, बहुत खूब। हम हैं गरीब फिर भी कहाँ छूट रहे हैं, और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं, और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार, लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। लंदन में बहुत खूब, बहुत जिंदगी के मजे लूट रहे क्या बात हैं। है। ये इस देश की सच्चाई है। जी मैंने कभी कहा था, एक पैरोडी में कभी कभी पढ़ता था जी कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, जी। सर से बांधा था जिसने कफन साथी। कफन साथियों, आए से नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिसदम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वाह। अब तुम्हारे हवाले वतन वतन साथियों। जी
एक पैरोडी यूं देखिए कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। अब मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। अब गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। आइए एक पैरोडी मैं ज़रूरी पैरोडी पढ़ना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के लोग भी सुने, बिहार के लोग भी सुने, और मैं एक पैरोडी आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस पैरोडी की ज़रूरत है इस देश को कि हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे। हमारे शहर के 2 लीडरों ने तय किया ऐसे, सड़क पर हिंदू मुस्लिम में ही बटकर आए हम दोनों। हर लड़ाना दोनों मजहब को सियासत का तकाजा है। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से। ये इस देश की नियति है। इस देश में हम न किसी दल के हैं, न किसी दलदल में फंसना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज किसी दल से इसे नहीं जोड़ा जा सकता। ये पूरी राजनीति की मानसिकता बन गई है और इसी मानसिकता के सहारे उनको आप तक पहुंचना है, हम तक पहुंचना है। कोई कारनामा ऐसा किसी का नहीं है कि उस कारनामे की बदौलत वो पहुंच जाए। तो एक ही रास्ता है कि हमारे सेंटिमेंट को किस तरह कुरेदा जाए कि हम तक और आप तक पहुंचा जा सकता है। इसमें सभी लोग शामिल हैं, कोई कहीं की राजनीति करता है। बहुत दिनों पहले आपकी एक कविता हम सुने थे, एक कबूतर क्या उड़े कि सूनी हवेली कर गए। जरा दर्शक जो है उसे सुनना चाहेंगे। एक पंक्ति उसमें याद है कि ये कबूतर क्या उड़े सूनी हवेली कर गए, जैसे अपने गांव से मजदूर अमृतसर गए। मैं इस कहीं न कहीं लिखी हुई वो रचना मेरे पास होगी, ज़रूरत होगी तो मैं उसे सुना दूंगा, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि इतना ही याद है मुझे। और कोई उर्दू का तरन्नुम वगैरह हो जरा। उर्दू की एक नज़्म सुनिए। मैं तो व्यंग और हास्य का कवि हूँ। एक नज़्म सुनिए। हमारे यहाँ शराबबंदी बिहार में है और मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, सुनिए। ऐसी 2 छोटी छोटी नज़में मैं पढ़ूँगा जो आम आदमी की ज़िंदगी से कहीं न कहीं जुड़ी हुई हैं। सुनिए कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी। मैकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल, सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या ज़रूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज़ को देखे ज़रा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। ये नज़्म मैंने इसे हास्य और व्यंग से जोड़ने का प्रयास किया है और आज की नई पीढ़ी जो इसकी शिकायत भी करती है कि शराबबंदी क्यों हुई, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो बुरा नहीं है, हाँ उससे सफल होना चाहिए।
और सफलता में अकेले सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। जी आम आदमी को भी इसमें कहीं ना कहीं आगे सहयोग करना चाहिए था। तो वो लोग जिनको कहीं ना कहीं से शराब की चाहत है, वो आलोचना करने खड़े हो जाते हैं जी और वो ये कहते हैं कि तो हर जगह मिल ही रहा है। सवाल ये है जी कि इस भूमिका को जब आप जानते हैं कि हर जगह मिल रहा है, तो आप कभी रोकने का प्रयास किए हैं क्या? यह काम, यह नैतिकता की जिम्मेदारी उठाने का काम अकेले सरकार का है, अकेले प्रशासन का है, या आम आदमी का भी है? जी तो सिर्फ हम बैठ के आलोचना करते रहे हैं। यह एक बहुत ही अहम काम बिहार में हो रहा था, जिससे आने वाली नस्ल को बचाया जा सकता है। 4 पंक्तियां यूं सुने कि उसे बस राम दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। हम, मेरी आँखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहिब, जिधर नज़रें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। वाह, बहुत खूब। एक दो मुक्तक और सुनिए कि तुम राम को मस्जिद में, मंदिर में खुदा रखना, तुम राम को मस्जिद में, मंदिर में खुदा रखना, और दुनिया में जुदा सबसे जीने की अदा रखना। तकरीर तो वाइज की, वाइज पुजारी, जी जी तकरीर तो वाइज की इस दौर में है जैसे सरदारों की बस्ती में सैलून खुला रखना। सरदारों की बस्ती में सैलून खुला रखना यूजलेस है। जी। अब देखिए, एक मुक्तक और पढ़ता हूँ कि जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नज़र गई, जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नज़र गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। जब अपने धर्म कर्म पे अपनी नज़र गई, तब झूठ बोलने से ज़बां खुद मुकर गई। अब पूजा में मेरा ध्यान लगा था, ये झूठ है। मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई, मुड़ मुड़ के देखता था कि चप्पल किधर गई। एक पैरोडी सुनिए कि जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, जमहूरियत के नाम पे गुंडों को पाल के, अब बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, और तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। एक पैरोडी और सुनिए कि लड़ता हूँ हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, लड़ता हूँ हर इलेक्शन नुस्खे बदल बदल के, और गुंडों से मिल मिला के कभी आंसुओं में ढल के। अब बाकी हैं और नुस्खे, तुम सीखो मेरे चमचो, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। एक नज़्म और पढ़ता हूँ, सुनिए। दोनों नज़्म में देखिए, इस नज़्म की खासियत ये है कि इसका आधा हिस्सा व्यंग है और आधा हिस्सा हास्य है। अब यह हास्य और व्यंग को एक साथ समेटना एक नज़्म में थोड़ा सा दुष्कर काम तो ज़रूर है, लेकिन मैंने किया है। इस नज़्म का शीर्षक है आई डोनेशन। बड़े शहरों में एक बोर्ड लगाया जाता है और कहा जाता है कि आप नेत्रदान कीजिए।
मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिए, वो किसी के काम आएगा। जी अब इसे मैं एक नज़्म बनाता हूँ, कहाँ तक व्यंग है और कहाँ से हास्य है, जी यह काम श्रोताओं का है कि सुनकर तय करें। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूँ कि पहला हिस्सा उसका व्यंग है और दूसरा हिस्सा हास्य है। सुनिए कि ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, ऐलान हो रहा था बड़े ताम झाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आँखों का दान दीजिए एहसान कीजिए, कुछ उस जहाँ के वास्ते सामान कीजिए, आंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो, है ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से और डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आँखों का दान दे के महादान कर दिया, ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूँ अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते, इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आँख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। क्या बात है। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान लीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए, जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, अब पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए, इन आँखों में खुमार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूँ मैं, हर आदमी से प्यार रहे चाहता हूँ मैं। एक नज़्म इसमें ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि इसमें ज़्यादा हास्य है। सुनिए कि रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चला, रेलगाड़ी के सफ़र में एक भिखारी भी चला, सब किसी से मांगता वो पास मेरे आ गया, धीरे से कहने लगा मुझ पर करम तो कीजिए, खाना जाकर खा सकूं बस 20 रुपया दीजिए। इत्तफाकन मैं वहाँ उस वक्त खाली जेब था, इसलिए आहिस्ता मैंने माफ़ कर दो ये कहा, माफ़ कर दो सुनते ही वो इस कदर झल्ला गया, बड़बड़ाता और भी वो पास मेरे आ गया, माफ़ करते करते तो बर्बाद होकर रह गया, ठीक से मैं जोड़ दूं तो लाखों का घाटा लगा। और धीरे से फिर ये कहा कि 1 रुपया दीजिए, एक भूखे पर मियाँ कुछ भी करम तो कीजिए। मैं वहाँ मजबूर था, इनकार ही करता रहा, और तंग आकर वो भिखारी जोर से कहने लगा 1 रुपया भी नहीं है आपके जब हाथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ में, आइए फिर भीख मांगे दोनों मिल के साथ में। ये हास्य और व्यंग की कुछ रचनाएं मैंने आप लोगों को सुनाई। तंग साहब थे आज ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भारत के अलावे एशिया के अनेक देशों में, यूरोप में कहाँ कहाँ गए हैं सर आप कविता पाठ करने के लिए? भारत के अलावे किन किन देशों में आपकी कविताएं आज पसंद की जाती हैं? देखिए ठीक से मैं याद कर दूं तो मुझे खुद बहुत देर याद करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मैं गया, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि गल्फ़ कंट्रीज जो हैं, जिसमें अरबियन कंट्रीज सहित जितने गल्फ़ में हैं, कोई ऐसा देश नहीं जहाँ 2 बार 4 बार 5 बार नहीं गया। दुबई तो मैं पता नहीं कितनी बार गया, और यूरोप में भी, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, या इस तरह के बहुत सारे, यहाँ तक कि अमेरिका के छोटे छोटे शहरों में भी मेरा जाना हुआ, और वहाँ जा कर के मैंने काव्य पाठ किया है। आपको मैं देखिए वो साहब मेरे अवार्ड सामने पड़े हुए हैं। अमेरिका में किन भाषा में आप पाठ किया? और लोग यही हिंदी और उर्दू की कविताएं लोग सुनते हैं, और एशिया से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली हाँ स्पेशली बांग्लादेश के लोग हैं, आपके पाकिस्तान के लोग हैं,
ये हिंदुस्तान के लोग हैं और बाकी भी कई कंट्री के लोग हैं जो लोग हिंदी से प्रभावित। अब तक आपको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिला हो, वो कोई पुरस्कार? देखिए, पुरस्कार तो कई मुझे मिले और पुरस्कार अपने देश में सरकारी और गैर सरकारी तो बहुत सारे पुरस्कार मिले। कई एकेडमी से मुझे पुरस्कार दिया गया। मैं अपने बिहार एकेडमी की भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, यहाँ से भी मुझे पुरस्कार मिला। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी मुझे उर्दू एकेडमी की तरफ से पुरस्कार मिले। इसके अलावा भी कई सरकारी अवार्ड और पुरस्कार मिले, कुछ भोजपुरी के भी अवार्ड पुरस्कार मिले। विशेष रूप से मैं ये बताऊं कि मैं 6 बार मैं अमेरिका गया। तो 6 बार अमेरिका जाने में मुझे कई जगह से, जैसे आर्ट फाउंडेशन जो वहाँ की बहुत बड़ी कल्चरल संस्था है शिकागो में, वहाँ का अवार्ड मुझे मिला। और इसके अलावे जो आज से 50 साल पहले से उर्दू के लिए काम कर रही है संस्था, वहाँ का अवार्ड मुझे मिला। आज भी वो सारे अवार्ड मेरे यहाँ पड़े हुए हैं। और इस तरह से मैं दहेज पर बिहार सरकार का बहुत जोर है। दहेज पर आप कोई रचना अभी लिखे कि नहीं? जी, दहेज पर मेरी भोजपुरी में भी रचनाएं आई जी, हिंदी में भी रचनाएं आई और उर्दू में भी मैंने प्रयास किया कि कुछ चीज़ें लिखूं। लेकिन मैं हास्य का कवि हूँ तो उसका मजाक ही उड़ा सकता हूँ। मजाक उड़ा करके उन बातों को कहना, और ऐसा मैंने किया है। जैसे आप देखिए कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, टीबी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले, लेकिन चली जो साथ में दुल्हन तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या बात। ये मैंने, अब तो बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं हैं, लेकिन दहेज पर मेरे सिलसिलेवार बहुत सारे मुक्तक छपे। कौमी तंजीम में मैं भेजता था दहेज पर। अब आजकल तो दहेज की चर्चा बहुत कम हो गई है, इसलिए कि दहेज लेने देने वाले पहले से घटे हैं। आज तो लोग कास्ट को मानने को तैयार नहीं हैं और इंटरकास्ट शादियां होने लगी, लव मैरिज ज़्यादा होने लगा, बच्चे हमारे बाहर जाने लगे। इन सारी चीज़ों की मैं प्रशंसा करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं इसका विरोध करता हूँ, बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये शादियाँ हम स्वीकार कर लेंगे कि किसी अन्य बिरादरी में भी हम करने लगेंगे, उस दिन हमारे राजनीतिज्ञों का की चालाकी की एक डाल टूट जाएगी और हम उस वक्त ज़्यादा महसूस करेंगे कि हम बेहतर हैं। आज के गार्जियंस भी समझदार हुए हैं। उन लोगों ने भी दहेज को महत्व देना कम किया है। पढ़े लिखे लोगों ने प्रयास किया है कि हम दहेज कम लें, हमारा बच्चा जहाँ चाहता है उसकी शादी हो, हमारे घर में अच्छी बहू आए, इसका प्रयास होने लगा है। एक दहेज पर एक मुक्तक सुन लीजिए कि कहा दुल्हन के अब्बा ने हर एक सामान हाजिर है। कहा दुल्हन के अब्बा ने हर एक सामान हाजिर है। मैं रुखसत करता हूँ बेटी को धन भी लीजिए साहब। हम मगर एक चीज़ बाकी थी जिसे हम भूल बैठे थे, ये काम आएगा मरने पर कफन भी लीजिए साहब। ये काम आएगा मरने पर, काम आएगा मरने पर कफन भी लीजिए साहब। तंग साहब से आज हम मिले और विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। अनेकों मुक्तक, नज्म, कविता, हास्य और व्यंग से जुड़े हुए आप सबों को तंग साहब के माध्यम से सुनाया गया और मैं पुनः निकट भविष्य में आप लोगों के बीच तंग साहब के साथ हाजिर होऊंगा।
तब तक के लिए सहयोगी अमित कुमार सिंह के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय। नमस्कार।